नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम के रेडबुक मागम में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में गोलियों का तबादला बंद हो गया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। आज सुबह सुरक्षा बलों को क्षेत्र में 2 से 3 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल बडगाम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रेडबुक मागम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में गोलियों का तबादला जो है वो बंद हो गया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है, जिसमें बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी वहां पर शुरू किया गया है। आज सुबह सुरक्षा बलों को क्षेत्र में 2 से 3 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशरफ डार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे अभी ताजा स्थिति वहां पर क्या बनेगी है और क्या किसी आतंकी को न्यूट्रलाइज किया गया है और कितने आतंकियों की वहां पर होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए साहिल, जहां तक हम इस इनकाउंटर की बात करें, सुबह करीबन 10:30 बजे के करीब जो है सिक्योरिटी फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी को जो इतला मिली थी कि बडगाम के रेडबुक इलाके जो कि मागम एरिया से सटा हुआ इलाका है, वहां पर जो है मिलिटेंट्स की मौजूदगी बताई जा रही है। उसके बाद जो है उस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और सर्च ऑपरेशन के दौरान जहां पर उनको लग रहा था कि शायद इस मकान के अंदर जो है मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सके, जैसे उस वहां पर पहुंचते तो वहां से जो है गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद लगातार तब से लेकर अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को जो है मुआवजे मिला है। तब से लेकर अभी तक जो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक जो है सुबह जो 10:30 बजे पौने 11 बजे की जो फायरिंग हुई थी, गोलियों का तबादला हुआ था, तब से लेकर अभी तक जो है खामोशी ही देखने को मिल रही है। जी साहिल। तो इस आईजी कश्मीर का इस पर क्या कहना है और किस तरह से वहां पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है? क्या ये इलाका जो है ये रिहायशी इलाका है, तो किस तरह की मुशक्कत जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी को करनी पड़ रही है? देखिए, ये जो इलाका है, मैंने पहले भी कहा, रेडबुक इस इलाके का नाम है, ये गांव है रेडबुक इलाका, काफ़ी ज़्यादा घनी बस्ती भी है, मगर जहां पर ये एग्जैक्ट पॉइंट था जहां पर इनको उम्मीद थी कि इस इलाके में इस जगह पे जो मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सकती है, वो बस्ती से सटा हुआ ही इलाका था। और आईजी कश्मीर ने भी इस बार ट्वीट किया था कि रेडबुक इलाके में जो है इनकाउंटर शुरू हो चुका है। तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें, जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया था और किसी को भी इस इलाके में आने या जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तब से लेकर अभी तक जो है भी जो है सर्च ऑपरेशन लगातार इस इलाके में जारी है। जी साहिल, क्या लगता है कि क्या आतंकियों की मौजूदगी अभी भी उस इलाके में है या आतंकी जो है वो सुरक्षा घेरा जो है तोड़कर निकल गए हैं? जहां तक हम इस वक्त की स्थिति के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लग रहा है कि जो मिलिटेंट्स है वहां से फरार होने में फिलहाल कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा करीबन 10:30 बजे से लेकर अभी तक करीबन 4 बजने को हो रहे हैं, तब से लेकर जो 10:30 बजे के करीब जो इनकाउंटर आपस में जो गोलियों का तबादला हुआ, तब से लेकर अभी तक सर्च ऑपरेशन चला जाए। और इस इलाके में सबसे बड़ी बात यह कि ये इलाका थोड़ी पहाड़ी इलाका है, यानी करेवाज इसमें बहुत ज्यादा है, तो और बहुत बड़े नाले वगैरह है, तो जाहिर सी बात है कि शायद इन चीजों का फायदा हो कि मिलिटेंट वहां से भागने में कामयाब हो चुके हैं। धन्यवाद अशरफ पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से सुबह से एनकाउंटर चल रहा था और गोलियों का तबादला चल रहा था सुबह से, पर अब काफ़ी देर से गोलियों का तबादला जो बंद हो चुका है और आतंकियों की वहां से मौजूदगी जो है अब नज़र नहीं आ रही है। क्या लगता यह है कि क्या आतंकी जो हैं वो वहां से भागने में सफल हुए हैं? पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की बात की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेगी और पार्टी अपनी बात आयोग के समक्ष रखेगी। ये बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बारामूला दौरे के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश में चुनाव की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि एक उपराज्यपाल लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, एक चुनी हुई सरकार ही जनता की समस्याओं का हल कर सकती है। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बात की। आइए देखते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और क्या कुछ कहा। तो हमारी पार्टी भी जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास, सुनेगी उनने क्या कहना है, फिर अगर हमने कुछ कहना होगा हम भी कहेंगे। वहां पे इलेक्शन जरूर होने चाहिए। इलेक्शन ही जो है वो लोगों की हुकूमत बनाता है और लोगों की मुश्किलों को दूर कर सकता है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कर सकता। भारत यात्रा किस लिए है? जो मजहबों में यहाँ पे
तफर्रुका पैदा किया जा रहा है उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है कि हम सब लोग इकट्ठे रह सकें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब इकट्ठे रह सकें। यही तो यात्रा का मर्ज है, उसका काम है। उसीलिए तो वो निकला है कि जो नफरतें बढ़ रही हैं उन नफरतों को कम किया जाए। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले सरकारी और वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस आदेश का जम्मू कश्मीर के हर इलाके में विरोध शुरू हो गया है। सरकार के इस फरमान के विरोध में हीरानगर के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने आज तीसरे दिन भी बॉर्डर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और सरकार के इस फरमान के विरुद्ध नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर का देश से जुड़ने की बात करती है और दूसरी ओर सरकार ऐसे आदेश निकालकर लोगों की जमीनें बेदखल कर रही है। लोगों के घरों में आगे जो भी खेत है स्टेट लैंड के उनके में आगे वो बोर्ड वगैरह लगा रही है और घास चराई को भी कब्जा कर रही है। हालांकि जो घास चराई है या उसमें बोर्ड लगाना या तारबंदी करना वो लोगों की मालकी जमीन है, उसमें तो गवर्नमेंट का कोई राइट ही नहीं बनता कि उसको वो आगे लोगों को डिस्टर्ब करे और तारबंदी करने की कोशिश करे। इसलिए हम गवर्नमेंट को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ऐसा किया तो हम सभी बॉर्डर के जीरो लाइन के लोग जितने भी है हीरानगर में माइग्रेशन कर जाएंगे और वहां गवर्नमेंट ही उनको संभालेगी। और दूसरा ये है कि अगर हमारी जमीन जो है 370 अगर टूट गई है, जहां बोलते हैं कि 370 तोड़ दिया, 370 तोड़ दिया, 370 का ये गिफ्ट मिल रहा है। हमारी जो जमीनें निकाली जा रही हैं, हमारे दादा परदादा जो 400 500 साल हो गया जहां रहते हुए। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जम्मू में लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलियांस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व एमएलसी हाजी असगर अली करबलाई ने कहा कि पिछले वर्ष 2020 से लेह की जनता अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने जम्मू में प्रदर्शन के बाद कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर 23 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं 2020 से एपेक्स लेह एंड केडीए करगिल की जॉइंट मीटिंग हुई थी और उसके बाद इस जॉइंट मीटिंग में दोनों साइड के लीडरशिप ने ये डिसाइड किया है कि लद्दाख के लिए एक 4 पॉइंट एजेंडा है। उस एजेंडे को लेकर पिछले 2 साल से कंटिन्यूस हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और आज हम पूरी लद्दाख की लीडरशिप यहाँ पे है इसी एजेंडे को लेकर, जिसमें हमारा स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है, फिर इसके बाद जॉब क्रिएशंस हैं और उसमें पीएससी है, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड करगिल है। इस 4 एजेंडे को लेकर आज पूरी लद्दाख की लीडरशिप, पूरी लद्दाख की आवाम जम्मू में है और 23 तारीख को हमारी फरवरी को दिल्ली में होगी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे और जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी प्रोटेस्ट जारी रहेगी। जिला पुंछ में एक बार फिर लोगों के घरों पर अज्ञातों द्वारा पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है। जिला पुंछ के बैंच गांव में घरों पर पत्थर फेंकने की दूसरी घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीती रात करीब 11:30 बजे की करीब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद करीब 5 मिनट के बाद उनके घर पर पत्थर फेंके गए। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। 10-11 बजे का टाइम था। पहले बाहर से कुछ आवाज वगैरह आने लगी, मैंने खिड़की खोल के देखा, ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा। फिर ठीक 5 मिनट बाद बाहर पथराव वगैरह शुरू होने लगा। फिर मैंने फिर घर वालों को इन्फॉर्म किया, हमने आए बाहर देखा तो ये स्कूटी बाहर लगी हुई थी, स्कूटी गिरी हुई थी। तो सर फिर कुछ नहीं हुआ, फिर हम अंदर चले गए ठीक ठाक करिए। फिर 5 मिनट बाद फिर पत्थर पड़ने शुरू हो गए। फिर हमने मेरे कजिन को फोन किया, फिर उसने SHO साहब को फोन किया, 39 RF आई, उनने आके खुद देखा, SHO साहब खुद मौके पे आए, उनने देखा। तो सर इसलिए पहले भी 2-3 दिन मोहल्ले में ऐसा कुछ हो चुका है। तो बीडीसी गन नहीं है? सर बीडीसी गन नहीं है हमारे पास। बीडीसी वेपन होता तो हम फायर कर देते। दरिया चिनाब से लगातार हो रहे कटाव के कारण छम विधानसभा के बकोर का अस्तित्व मिटने की कगार पर पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दरिया चिनाब ने पहले उनकी जमीनों को अपना
शिकार बनाया अब दरिया गांव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बन तमाशा देख रही है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक अगर समय रहते बांध का निर्माण नहीं किया गया तो गांव को कभी भी चुनाव हड़प सकता है। ये लोग, इनको कोई आगे आस नज़र नहीं आ रही है, ना ही ये कोई यहाँ कारोबार कर सकते हैं, ना ही कोई जानवर रख सकते हैं, ना ही कोई अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या पता कब ये दरिया इनके गांव में घुस जाना है और कब इनको बहा के ले जाएगा। एक्चुअली ये जो लोगों के साथ जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी 1993 से हुई थी ज़्यादा। 1993 से पहले यहाँ के लोगों के आगे ज़मीनें हुआ करती थी, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर था ये दरिया। अब इस दरिया के 4 दरिया बन चुके हैं, जो कि पहले एक का अपना दरिया का फ्लो था, अभी 4 इसकी आगे शाखाएं बनी है। इसका जो जल स्तर है 4 टाइम बढ़ चुका है। तो अगर अभी भी प्रशासन नहीं जागेगा तो ये बरसात में ये लोग आते हैं जहाँ पे क्रेट फेंकते हैं बहते हुए पानी में, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी जनवरी का महीना है, जनवरी में अगर काम शुरू हो जाए, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने तक अगर वो बांध दिया जाता है तो ये लोग इस बरसात में बच सकते हैं। अदरवाइज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बरसात में अगर 2 ही बारिशें हुई ना, कमेटी बार-बार आख्या कह रहे हैं कि साड़ा पिंड है जेड़ा दरिया ते लपेट विच आई गेदा और एमरजेंसी कम लाया जा। अगर एमरजेंसी कम नहीं लाया गया तो साढ़े घर यानी कि पूरा पिंड के लपेट च आएगा और इसी यकदम इसी सांभिया जा। और महकमा इस वेले घर सुते दा खराड़े मारा करदा और दरिया सारा घर ललकारे मारा करदा और महकमा इस वेले कोई गौर नहीं करा। और मैं गौरमेंट की अस ये आखना चाहते हैं कि जल्दी को जल्दी बन बनाया है ताकि साढ़े घर बचाए जा सकन। कहना चाहते हैं कि हमारा घर पास में ही है तो जल्दी जल्दी यहाँ पे काम लगवाना चाहिए। हर गर्मियों में यहाँ पे हमें खतरा होता है दरिया का और जल्द हम यही वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे काम लगना चाहिए। और हमारे घर बिल्कुल पास में है, हमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है यहाँ पे। 30 मीटर दरिया हमारे घर है, तो जल्द से जल्द काम लगवाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। सरकार द्वारा कई जगहों पर विकास कार्य शुरू किए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर यह विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं, जिनका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा, जिससे उन जगहों के लोगों में भारी मायूसी है। ऐसे ही सरकार ने जिला उधमपुर की सेर पंचायत में भी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन आज इस पुल का निर्माण कार्य बंद पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी मायूसी है। क्या कहना है इस पंचायत के लोगों का, आइए देखते हैं। गौर से देखें इस निर्माणाधीन पुल को। इस पुल का निर्माण जिला उधमपुर के ब्लॉक जगानू की पंचायत सेर में हो रहा है। 2 वर्ष पूर्व इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन सरकार 2 पिलर खड़े करके काम को भूल गई है, जिससे पंचायत के लोगों में भारी रोष है। जब इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उस समय इस पंचायत के लोगों में खुशी की लहर थी, लेकिन पुल का निर्माण कार्य बंद होने से लोगों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। जब काम शुरू किया तो उस दिन आया, हमें भी खुशी हुई, चलो भाई ये इधर का रोड मिल रहा है, इधर जगानू की पंचायत में जो लोग आने जाने के लिए अच्छा रास्ता बन जाएगा। स्थानीय पंचायत के सदस्यों के मुताबिक बरसात के मौसम में नाले को पार करते हुए 1-2 ग्रामीण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लोगों की परेशानी को लेकर स्थानीय बीडीसी चेयरमैन ने आवाज उठाई थी और यहां पर पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन किस कारण इस पुल का निर्माण कार्य बंद है, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। काफी 1-2-3 जाने भी यहाँ पे पानी के बहने से चली गई, तो हम उसके को देखते हुए लोग हमारे बीडीसी चेयरमैन ने इस आवाज़ को उठाया था और ये पुल का काम शुरू हुआ था। उसके बाद ये काम किस लिए बंद है ये हमें मालूम नहीं। पुल न होने से जहां ये पंचायत पिछड़ेपन की शिकार है, वहीं पुल न होने के कारण पंचायत के छात्रों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बारिश के मौसम में नाले में बाढ़ आ जाने के कारण कई गांवों के छात्र स्कूल नहीं पहुंच पाते।
यहाँ पर जो बच्चों की पढ़ाई में जो वो आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो भी इस पुल की वजह से आती है। यहाँ पर जब नाले में बाढ़ आती है, सर्दियों में जब बरसात में बाढ़ आती है, तो जो पार के स्टूडेंट हैं, जो पार के छात्र हैं, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए जगानू जाते हैं, कोई उधमपुर जाता है, यहाँ से वो नाला क्रॉस नहीं कर पाते। तो इस पुल की वजह से वो बच्चों की पढ़ाई में जो परेशानी आ रही है, वो इस पुल की वजह से आ रही है। आज से मैं पंचू हूँ 7 नंबर वार्ड का। कोई 2 साल पहले ये काम लगा था इधर, और कोई कम से कम 3-4 हज़ार लोग इधर से पैदल रास्ते में गुजरते हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस रास्ते में जाते हैं। जब बारिश होती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो अगर ये काम पुल बन जाता तो बच्चों को फ़ायदा होता। कितने गांव हैं, तरेला है, दनाल है, उधर जोनू है, मानी के लोग आते हैं इस रास्ते में। ग्रामीणों ने अब तक इस पुल पर हुए निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि 14 लाख का टेंडर हुआ था, लेकिन ठेकेदार ने इस पुल पर कम पैसा खर्च किया है। 3 साल पहले इसका काम शुरू हुआ था। अगर ये तब पुल बन गया होता, जैसे ही 14 लाख का काम जो है टेंडर हुआ था, 14 लाख का ये काम बिल्कुल नहीं हुआ है। जिस भी ठेकेदार ने ये काम किया है, ठीक है, अगर उसने मेहनत से, अच्छे से, ईमानदारी से ये काम किया होता तो आज पार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, पार जगानू या उधमपुर जाने के लिए। ठीक है, शेर पंचायत के इस पुल का आधा अधूरा निर्माण कार्य सरकार के विकास कार्यों की कहानी बयां कर रहा है, जो ये बयां कर रहा है कि सरकार विकास कार्यों का नींव पत्थर तो लगा देती है, लेकिन विकास कार्य को समय पर पूरा नहीं करती। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर नमो नमो मोर्चा की जम्मू कश्मीर इकाई के सदस्यों और पूर्व आयकर विभाग के पूर्व आयुक्त एसके गुप्ता ने भाजपा का दामन थामा। इनका पार्टी में पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता और भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल ने स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर समाज का हर वर्ग भाजपा में शामिल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगभग 18 करोड़ की जो हमारी मेंबरशिप है वो हमारे लिए गौरव की बात है। समाज के हर वर्ग से, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और समाज से भी सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। और आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, श्रीमान एसके शर्मा जी जो कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स के और विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है। लगातार ये भारत सरकार के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको भी सेवाएं दी है और केवल अपनी रेवेन्यू में नहीं और कला के क्षेत्र में भी इनका एक अपना नाम है। ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। हर दिन अलग अलग लोग आकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी एक बहुत बड़ा काम करने वाला संगठन जो नमो नमो मोर्चा था, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को ही लेकर, नरेंद्र मोदी जी को ही लेकर लोगों में काम कर रहा था, उनका भी विचारधारा, उनकी भी आइडियोलॉजी श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ जुड़ी हुई थी। ऐसा एक नमो नमो मोर्चा जो यहाँ जम्मू कश्मीर में काम कर रहा था, आज वो पूरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। पार्टी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भाजपा ने कार्यकर्ता महाअभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत भाजपा की ओर से सुचेतगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल मुख्य रूप से इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य पार्टी का विस्तार करना और पार्टी को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को लेकर विधानसभा क्षेत्र से लेकर बूथ स्तर पर बैठकों की जाएंगी और हर कार्यकर्ता को पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम सौंपा जाएगा। संगठन की तरफ से एक कार्यकर्ता महाअभियान जो है वो शुरू किया गया है। ये इस अभियान के तहत हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और हमारे सीनियर कार्यकर्ता,
हर कार्यकर्ता को एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ पे उनको अलॉट की गई है। वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लगभग 3 से 6 दिन का अपना एक प्रवास करेंगे, टूर करेंगे। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, चाहे वो स्टेट में उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिला में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मंडल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बूथ तक जो है कार्यकर्ता उनके साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। और पार्टी का विस्तार करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके जो हमारी बूथ की समिति है, पन्ना प्रमुख जिसे हम कहते हैं, वहां तक कार्यकर्ता जो है उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। और इस पूरे प्रवास में 31 जनवरी से पहले हमारा जिला टीम से लेके बूथ की जो समिति है वो बन जाए, वो गठित हो जाए, इसको हमने सुनिश्चित करना है। सांबा जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सांबा पुलिस ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। इसकी जानकारी सांबा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी सांबा बेनाम तोष द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस ने चोरों की धरपकड़ के लिए इंटेंसिव ड्राइव अगेंस्ट थीव्स की शुरुआत की है और जल्दी जिले में सक्रिय चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चोरों की मदद करने वालों के खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। के विरुद्ध एक बड़ा अभियान छेड़ा है और यह अभियान इंटेंसिव ड्राइव अगेंस्ट थीव्स कहा जाएगा। और ये अभियान जिले में हर स्थान पर एट ए टाइम चल रहा है। कई स्थानों पर छापे लगा जा रहे हैं और कई जगहों पर भिन्न भिन्न टीमें भेजी गई हैं। और जिले के अंदर जितने भी पिछले चोरियों के केसेस हैं और जितने नई जगह वल्नरेबल प्लेसेस हैं जहां पे चोरियां होने की आशंका है, वहां पे ये सारे ट्रैप लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी केस जो चोरी के संबंधित केस है वह मामला अनसुलझा ना रहे और जो चोर हैं वे सलाखों के पीछे पहुंच पाएं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी अपना 75वें स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में एनसीसी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में जम्मू में भी एनसीसी द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रम रैना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन जम्मू यूनिवर्सिटी से शुरू होकर जम्मू के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस जम्मू यूनिवर्सिटी में संपन्न हुई। इस मैराथन में दिव्यांग बच्चों ने भी भाग लिया। इस मैराथन के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स ने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आज ये मैराथन रन कराया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये मैराथन रन। और जो हमारा उपलक्ष्य था, जो हमारा उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर के यूथ को इसके अंदर में हम थोड़ा प्रोत्साहन दें और स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए, तो उसमें हम संपन्न रहे। ये कंपटीशन सब ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं सारे विजेताओं को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं और मैं बाकी जेएंडके के जितने यूथ हैं उनको भी कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आज वो सर्दी के मौसम में आए। अपना यहाँ पे आने का मोटिव है, हम आज 75th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन हम अपना कर रहे हैं एनसीसी का, और जिसका उपलक्ष्य जो है वो कैंपेन अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन है। और खासतौर के जब जेएंडके की हम कंसिडरेशन में देखते हैं तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण कैंपेन है और आज मुझे खुशी है कि हम इसको बहुत ही सक्सेसफुली कर पाए। इससे प्रेरणा क्या? देश के लिए आगे बढ़ के काम करना और स्पोर्ट्स और फिजिकल एंड्योरेंस की तरफ में बच्चे आएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, ये हमारा उद्देश्य था। और हम इसमें आज 2 कॉम्पिटिशन्स थे। आज एक 10 किलोमीटर्स का रन था और एक 5 किलोमीटर्स का रन था। और मुझे खुशी है कि छोटे से छोटे बच्चे, हमारा जो यंगेस्ट बच्चे हैं आज 10 से 12 साल के हैं और इसके अंदर में कुछ स्पेशल चिल्ड्रन भी हैं जो कुछ ऑर्फनेज से आए हैं और कुछ चिल्ड्रन जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 67वें जन्मदिन पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कठुआ जिले में भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बहन मायावती के जन्मदिन पर लड्डू बांटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बीएसपी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान सोमराज सहित अन्य ने बहन मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।